नेपाल की सड़कों पर बेहंगम लोगों का रश, पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी जाती है और वो नस्ल जो आज तक खामोश थी अब दुनिया को हिलाकर रख देने पर तुली। ये वो जेनजी है जिसने ताकतवर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जलती पर मिर्ची छिड़कने का काम तो सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करके किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेपाल इस वक्त शदीद समाजी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा को शदीद अवामी एहतजाज के बाद मुस्तफ़ा होना पड़ा। हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि एहतजाजी मुज़ाहिरीन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया को ज़िंदा जला दिया और दूसरे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बुरी तरह ज़द्दोकोब करके लहू लहान कर दिया। कई साबिक वज़रा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अहम इमारतों को नज़र आतिश किया गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट की इमारत को भी आग लगा दी गई। ये सब वाक़यात इस बात का इजहार है कि अवाम और ख़ास तौर पर यंग यूथ में कितना शदीद गुस्सा और बेचैनी मौजूद है। इन मुजाहिरीन को दुनिया भर में जनरेशन जेड यानी जेन जी के नाम से जाना जाता है। ये वो नस्ल है जिसकी पैदाइश 1997 से 2012 के दरमियान हुई। ये वो नस्ल है जिसने आँख खोलते ही इंटरनेट का ज़माना देखा। इस नस्ल के लिए इंटरनेट सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है और जब नेपाल की गवर्नमेंट इस नस्ल से इनकी पसंदीदा वेबसाइट्स और ऐप्स छीनने की कोशिश करती है तो इनके गुस्से का फूटना एक लाजमी अमर बन जाता है। अगस्त के आखिर में नेपाल की गवर्नमेंट एक इजलास बुलाती है और अचानक मुल्क में 26 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दीगर मारूफ ऐप्स शामिल थी, बंद करने का ऐलान करती है। गवर्नमेंट इन ऐप्स को नेपाल में बैन करने की वजह ये बताती है कि इन प्लेटफॉर्म ने मुकर्ररा वक्त में अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं कराया था। इस फैसले को नौजवानों ने बराह रास्त अपने खिलाफ समझा और इनका गुस्सा सड़कों पर नजर आया। 1 सितंबर मंडे को यंग यूथ गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करती है। पहले तो ये एहतजाज पुरअमन और महदूद पैमाने पर था। लोग सुकून से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया की बंदिश और हुकूमती नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज आम था। इस एहतजाज में ज़्यादातर जेनजी नौजवानों ने हिस्सा लिया। इन्होंने जेनजी रैली के नाम से तहरीक चलाई। पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए जब हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो पुरअमन एहतजाज खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए। एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो अवाम बेकाबू हो गई। पुरअमन एहतजाज में शिद्दत 7 और 8 सितंबर को देखी गई और इन दोनों दिनों जो हुआ वो मुल्क की सियासी तारीख का एक संगीन वाक़या समझा जाता है। 7 से 8 सितंबर को नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान शदीद नुकसान हुआ क्योंकि इन दिनों मुजाहिरीन ने नेपाल की दरअल हुकूमत खटमंडो में पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया और इसे आग लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और बाकी अहम सरकारी दफातर भी नजर आतिश किए। मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल, शेर बहादुर और वज़ीर तवानाई दीपक खड़का समेत कई सियासी रहनुमाओं के घरों को नुकसान पहुंचाया। इन पर हमले किए गए और वज़ीर तवानाई के घर से तो नकद रकम भी लूटी गई। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद को तो सड़कों पर निकाल कर जूतों से मारा गया और इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली साबिक वज़ीर-ए-आज़म जलानाथ की वाइफ की डेथ हुई जब इनके घर पर आग लगाई गई। इन मुजाहिरीन में ज़्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी तो किसी ने कॉलेज की। इस एहतजाज को हामी नेपाल नाम के एक NGO ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर खटमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइथीगर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाते हैं लेकिन पुलिस जो यहाँ पे करती है उसे पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाती है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर पर सीधा लाइव बुलेट से। कम से कम 19 प्रोटेस्टर यहाँ पे मारे जाते हैं और 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थी बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में एक 12 साल बच्चा भी शामिल था। अब जाहिर सी बात है इस तरह की तानाशाही देखकर तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे जैसे ये खबर नेपाल में फैलती गई तो और लोग सड़कों पर आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं।
सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता। एहतजाज और जोर पकड़ता चला जाता है। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवाल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट यानी मुजाहिरों के होने के पीछे एक वजह तो ये है कि नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाए जाना। असलियत में ये एक वजह ज़रूर है, लेकिन इससे बड़ी कई ज़्यादा और वजूहात हैं, जैसे कि करप्शन, गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और गवर्नमेंट में बैठे लोगों का नेपोटिज्म। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने को कहा जाता है। नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज़, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए थे बाद में, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराई उनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन ना कराने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का ऑर्डर दे दिया था। इसी साल 28 अगस्त की बात है। गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर्ड कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से 26 ऐप्स को मुल्क से बैन कर दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल थे, सिवाय टिकटॉक के। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी जो गवर्नमेंट के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रही थी। हुकूमत में बैठे बड़े लोगों के नेपो किड्स और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। 2024 में यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार। हालत ये थी कि सिर्फ पैसे के लिए लोग रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए चले गए। जी हाँ, सही सुना आपने। फरवरी 2024 तक नेपाल के लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग रशिया मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। दोस्तों, ये सूरत हाल सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं, बल्कि इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश भी इसी बहरान से गुजर चुके हैं। श्रीलंका में मुजाहिरीन ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म के घरों पर दावा बोलकर उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। इस वक्त कहा गया कि हुकूमत मईशत को बेहतर बनाने में नाकाम हो गई है। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ, जहां शेख हसीना की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। सबसे बड़ी वजह यंग यूथ के बिफरने की ये थी कि उनका कहना था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे जब बाहर से आते हैं तो उनके हाथ में गुची के बैग्स होते हैं, जबकि आम लोगों के बच्चे ताबूतों में आते हैं, यानी मरकर। दोस्तों, बढ़ते हुए दबाव के बायस वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली और सदर रामचंद्र दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। नेपाल की नौजवान नस्ल ने चैलेंज किया कि वो तब्दीली के बगैर हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। मुल्क की किस्मत अब मुज़ाकरात, सियासी इस्लाहात और नए अज़म के बाद ही अच्छी समत में जा सकती है। और ये वीडियो इस जद्दोजहद की दास्तान है जो हमें ये सिखाती है कि आज़ादी और हक को कभी दबाया नहीं जा सकता। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।